अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 306 का लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने लगे हैं और आज ये इस लेक्चर का मेन टॉपिक है सोसाइटी एंड इट्स फीचर। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 14 से लेके टॉपिक नंबर 23 तक कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हमने कल्चर, उसके कंपोनेंट्स और सोसाइटी के बेसिक एलिमेंट्स को समझा था। अब लेक्चर थर्ड इसी कॉन्टिन्यूटी को आगे बढ़ाता है, जहां हम सोसाइटी को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक सोसाइटी सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, जिसमें लोग एक ही कल्चर और एक ही टेरिटरी शेयर करते हैं। यानी सोसाइटी वो इन्वायरमेंट है जो हमें घेरे रखता है और हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के स्टेज तैयार करता है। सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वही सबसे बड़ी वजह होती है कि हम किस तरह के इंसान बनते हैं। सोसाइटी सिर्फ हमारे बिहेवियर को नहीं बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने के अंदाज को भी शेप करती है। अगर आप किसी और सोसाइटी में पैदा होते हैं तो आपकी सोच, आदतें और पर्सनालिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। पुराने दौरों में सोसाइटीज छोटी, कम डेवलप्ड और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बेबसर होती थी। रिसोर्सेज कम थे, इसलिए बड़े या टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स छोटे ग्रुप्स को डोमिनेट कर लेते थे। आज हम एक ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं जहां लोग मुख्तलिफ क्लास, जेंडर, रेस और एथनिसिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज भी मौजूद हैं। सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटीज को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, कल्चरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के लेवल पर क्लासिफाई करते हैं। इन्हीं बेसिस पर सोसाइटीज को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। फॉरेजिंग, पेस्ट्रल, हॉर्टिकल्चरल, एग्रीकल्चरल और फिर इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। यानी आज के लेक्चर में हम एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल सोसाइटी से लेकर सबसे एडवांस्ड सोसाइटीज तक, ताकि आप लोगों को समझ आए कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व होता गया और कैसे इसने इंसानी जिंदगी को शेप दिया। टॉपिक 15 की तरफ बढ़ते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। ये सबसे पुरानी और सबसे बेसिक सोसाइटीज है, जिसे हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज कहते हैं। ये वो सोसाइटीज हैं जहां इंसानी जिंदगी बिल्कुल सिंपल होती थी, ना बड़ी टेक्नोलॉजी, ना शहर, ना इंडस्ट्रीज। इन ग्रुप्स का जो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था ना, वो सिर्फ एक ही था और वो था खाना ढूंढना और जिंदा रहना। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में सोशल डिवीजन बहुत कम होते हैं और इनइक्वालिटी भी लगभग जीरो होती है, क्योंकि सबकी जिंदगी एक जैसी मुश्किल होती है और सबको सर्वाइवल के लिए मिलकर काम करना होता है। कुछ ग्रुप्स में मर्द जो है वो हंटिंग करते हैं और औरतें गैदरिंग करती हैं। कुछ में दोनों मिलकर छोटे शिकार और फलों सब्जियों की तलाश कर रहे होते हैं। हर ग्रुप में आमतौर पर एक शमन भी होता है जो स्पिरिचुअल फोर्सेस को समझने या कंट्रोल करने वाला माना जाता है, बट फिर भी उसे भी खाना जमा करने में हिस्सा लेना पड़ता है। इन सोसाइटीज का इकोनॉमिक बेस हंटिंग और फॉरेजिंग पर होता है, यानी उनका सारा इकोनॉमिक सिस्टम इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या शिकार कर सकते हैं और कहाँ से एडिबल प्लांट्स मिल सकते हैं। इन सोसाइटीज में जेंडर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, मगर डिवीजन ऑफ लेबर रिजिड नहीं होती। वेल्थ सिस्टम बिल्कुल बेसिक होता है, ऑलमोस्ट नो अक्यूमुलेशन। सही। हंटिंग में गैदरिंग सोसाइटीज की कुछ खासियतें याद रखना बहुत आसान है, जैसे फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। फैमिली डिसाइड करती है खाना डिस्ट्रीब्यूशन और बच्चों की सोशलाइजेशन के बारे में। ठीक है। ये ग्रुप्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे 50 से भी कम मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप में। ये नोमैडिक होते हैं, यानी एक जगह नहीं रहते, खाने और पानी के लिए हमेशा मूव करते रहते हैं। मेंबर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंड होते हैं। टीम वर्क के बगैर सर्वाइवल मुश्किल होता है। डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल होता है, लेकिन सेक्स बेस्ड डिवीजन जरूरी होती है। मर्द जो है वो शिकार करते हैं और औरतें जो हैं वो गैदरिंग करती हैं। इन सोसाइटीज को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज के एडवांस्ड सोसाइटीज को समझने के लिए पहले उन सोसाइटीज को समझना जरूरी है जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है जी। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हॉर्टिकल्चरल, पेस्टरल एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज।
ये वो सोसाइटीज हैं जहां से इंसान ने जमीन और जानवरों को कंट्रोल करना सीखा। ठीक है, ये वो पॉइंट था जहां ह्यूमन लाइफ बिल्कुल ड्रामेटिकली चेंज हुई और सोसाइटी ने एक न्यू शेप लेना शुरू की। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज लगभग 10,000 से 12,000 पहले लैटिन अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट के कुछ एरियाज में उभरी। इन सोसाइटीज का सर्वाइवल जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स की कल्टीवेशन पे डिपेंड करता था। लोग अब सिर्फ खाना ढूंढने के बजाय खुद जमीन पर छोटे स्केल पर फसलें उगाने लगे थे। लेकिन क्योंकि उनके टूल्स बेसिक थे और जमीन एक टाइम के बाद खत्म हो जाती थी, उसके रिसोर्स खत्म हो जाते थे, इन्हें अपनी बस्तियां जो हैं वो बार बार शिफ्ट करनी पड़ती थी। इसके पैरेलल पेस्टल सोसाइटीज भी उभरी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे बकरियां, भैंसें, ऊंट वगैरह उन पर रिलाई करती थी। ये सोसाइटीज खास तौर पर उन इलाकों में होती थी जहां फसलें उगाना मुश्किल होता था, जैसे नॉर्थ अफ्रीका। ये लोग क्या करते थे कि अपने जानवरों के साथ ही मूव करते थे, लेकिन हंटिंग सोसाइटीज के बरअक्स इन्हें सिर्फ तब मूव करना पड़ता था जब चारा खत्म हो जाए। यहाँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जॉब स्पेशलाइजेशन। यानी सब लोग जो है खाना ढूंढने के जिम्मेदार नहीं थे। कुछ लोग टूल्स बनाते, कुछ जानवर चराते या ब्रीड करवाते थे और इससे सोसाइटी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लग गई थी। इन दोनों सोसाइटीज के जो कॉमन फीचर्स हैं उनमें है कि लोग जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने लग गए थे, वेल्थ अक्यूमुलेट होने लग गई थी और डिवीजन ऑफ लेबर और ऑक्यूपेशनल रोल्स जो हैं वो ज्यादा क्लियर होने लगे थे। ऐसी ही सोसाइटीज हमें पाकिस्तान के जो विलेज और ट्राइबल एरियाज है वहां भी मिलती हैं। ठीक है, फिर आई एग्रीकल्चरल सोसाइटी जिन्होंने इंसानी तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। फ्लो की इन्वेंशन ने फार्मिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जानवर फ्लोस खींचने लगे, जमीन ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई और फूड सरप्लस इतना ज्यादा हुआ कि अब लोग फार्मिंग के अलावा आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फिलोसफी जैसी एक्टिविटीज भी कर सके। व्हील्स, राइटिंग और नंबर्स ने इस जमाने को डॉन ऑफ सिविलाइजेशन बना दिया। लेकिन इस प्रोग्रेस का एक डार्क साइड भी था, इनइक्वालिटी का स्टार्ट। कुछ लोग रिसोर्सेज के ज्यादा कंट्रोल में आ गए, उन्होंने पावर सिक्योर करने के लिए आर्म्ड मैन रखे, टैक्सेस लगाए और दूसरे लोग उनके सब्जेक्ट बन गए। यहाँ से स्टेट सिस्टम और क्लास डिवीजन का कॉन्सेप्ट उभरने लगा। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज का इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से आपको समझ आएगा कि इकोनॉमी यानी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई क्रॉप यील्ड। ठीक है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग क्लास सिस्टम, कास्ट डिवीजन, स्लेवरी जैसी प्रैक्टिसेस, परमानेंट होम्स, टाउन्स टर्निंग इनटू सिटीज। इसकी एग्जाम्पल आज भी पाकिस्तान के रूरल एग्रीकल्चरल एरियाज में मिलती है। ये तीन सोसाइटीज हॉर्टिकल्चरल, पेस्टरल और एग्रीकल्चरल ह्यूमैनिटी को एवोल्यूशन का बेहतरीन चेन बनाती हैं, जो हंटिंग गैदरिंग की सिंप्लिसिटी से लेकर एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी तक का सफर दिखाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक नंबर 17 की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हम पिछली सोसाइटीज का सफर याद रखते हैं। वहां तक इंसान अपने हाथ, जमीन और जानवरों पर डिपेंड करता था, लेकिन अब सीन बिल्कुल चेंज हो गया। ये वो जमाना है जब मशीन्स ने इंसानी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो है वो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ स्टार्ट हुई। सबसे पहले ब्रिटेन में। यहाँ से लोगों ने फ्यूल ड्रिवन मशीन्स बनाकर गुड्स को फैक्ट्रीज में मास प्रोड्यूस करना शुरू किया। फैक्ट्री सिस्टम ने पुराने होम बेस्ड वर्क को रिप्लेस कर दिया। सही, ट्रांसपोर्टेशन तेज हुआ, ट्रेड बढ़ गया और उन लोगों के पास बहुत ज्यादा माल दौलत आ गई जो फैक्ट्रीज के मालिक थे, जबकि आम लोग मासेस फैक्ट्री वर्कर्स बन गए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सोसाइटी के हर हिस्से को रीऑर्गेनाइज कर दिया। एजुकेशन जो है वो प्राइवेट घरों से निकलकर पब्लिक स्कूल्स में आ गई। हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई, सिटीज बढ़े, माइग्रेशन और सोशल मोबिलिटी बढ़ी। पॉलिटिक्स मॉडर्न सिस्टम्स की तरह ट्रांसफॉर्म हुई। लेबर यूनियंस और वेलफेयर ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हुए फैक्ट्री वर्कर्स, स्पेशली जो बच्चे थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए।
ठीक है? और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यानी कि रिटन रूल्स, हायरार्कीज़, जॉब डिस्क्रिप्शंस ये डेवलप हुई। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इकोनॉमिक स्टेप मशीन, फैक्ट्रीज, कैश और वेजेस पर चलने लगा, जबकि सोशल सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पर बेस करता है। पाकिस्तान के सब अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे फैसलाबाद, मर्दान, लसबेला इसकी मॉडर्न एग्जाम्पल हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी जंप आई, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कंप्यूटर माइक्रोचिप के इन्वेंशन के बाद स्टार्ट हुई। अब सोसाइटी का सेंटर मशीन्स नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज बन गए। यानी अब पावर उन लोगों के पास है जो इंफॉर्मेशन को जनरेट, सेव, प्रोसेस और सेल कर सकते हैं। इस सोसाइटी में फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ओरिजिनल वेल्थ जो है वो ब्रेन वर्क से आती है। सही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक थिंकिंग सेंट्रल बन गई है। सोशल मोबिलिटी बढ़ गई है और उम्मीद ये है कि इन इक्वालिटी कम हो, लेकिन खतरा ये है कि जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली होगी वो पीछे ही रह जाएंगे। पाकिस्तान की अर्बन सिटीज जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के एलिमेंट्स दिखाते हैं। यहाँ आईटी, सर्विसेज, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो कर रही है। इस तरह हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ने इंसानी जिंदगी को मशीन से निकालकर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के सफर तक पहुंचाया। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 18 की तरफ, जो कि है मैकेनिकल वर्सेस ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब तक हमने सोसाइटीज की टाइप्स जो है वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की बेस पर समझी, लेकिन दुर्खम एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठाता है। दुर्खम जो है वो एक मशहूर फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि आखिर सोसाइटी को एक साथ कौन रखता है, या फिर लोग एक दूसरे से जुड़े क्यों रहते हैं। दुर्खम के मुताबिक इसका जवाब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी वो बिलीव्स और वैल्यूज जो पूरी कम्युनिटी शेयर करती है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लोगों को एक बिलोंगिंग का एहसास देती है और सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने का मोरल प्रेशर भी क्रिएट करता है। दुर्खम के नजदीक ये कॉमन सोच सोसाइटी के डेली इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली या एजुकेशन या रिलीजन यहाँ से डेवलप होती है। ठीक है। इस बेस पर दुर्खम ने सोसाइटीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और एक है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी उन सोसाइटीज में होती है जहां लोग एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे रोल प्ले करते हैं और एक ही तरह की वैल्यूज और बिलीव्स रखते हैं। यानी सबका लाइफस्टाइल और थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसे छोटी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। इस सिमिलैरिटी की वजह से सोसाइटी नेचुरल तौर पर स्ट्रांगली यूनाइटेड होती है, लेकिन जैसे ही सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है ये वाली यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। ठीक है। तो मैकेनिकल सोलिडेरिटी मतलब कि सब कुछ सेम सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आती है ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी। ये उन सोसाइटीज में डेवलप होती है जहां डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा होता है और लोग डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। यानी हर बंदा एक मुख्तलिफ फंक्शन अदा करता है और सब एक दूसरे की सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की तरह जो डिफरेंट काम करते हुए भी एक सिस्टम को चलाते हैं। इस तरह की सोसाइटी यूनिटी को सिमिलैरिटी से नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंस से हासिल करती है। यहाँ सोसाइटी यूनिफॉर्म रूल्स इंपोज करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज और रेगुलेटेड रिलेशंस पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है। सिंपल याद करने का तरीका इसका क्या है कि मैकेनिकल मतलब सेम रोल, सेम वैल्यू, सेम लाइफ और यूनिटी बाय सिमिलैरिटी, जबकि ऑर्गेनिक क्या है कि डिफरेंट रोल्स, म्यूचुअल डिपेंडेंस, यूनिटी बाय कॉपरेशन। दुर्खम के मुताबिक मॉडर्न सोसाइटीज जैसे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब स्पेशलाइजेशन, लीगल सिस्टम्स और इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक नंबर 19 की तरफ, जो कि है ओरिजिन्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का लफ्ज जो है ना वो लैटिन जुबान के वर्ड सोशल से निकला है, जिसका मतलब है साथ निभाना या दोस्ती। ठीक है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि इंसान हमेशा लोगों के साथ मिलकर रहता है। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान अकेला जिंदा नहीं रह सकता।
ठीक है? उसे अपनी ज़िंदगी में खुशी के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। यही मिल-जुल के रहने का जो प्रोसेस है ना, ये सोसाइटी बनाता है। सही। सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को एक ऐसे ग्रुप के तौर पर डिफाइन करते हैं जो एक इलाके में रहता है, एक कल्चर शेयर करता है और खुद को एक यूनाइटेड ग्रुप समझता है। ठीक है? ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी ना असल में इंसानों के दरमियान रिलेशनशिप्स का एक जाल होती है। कॉम्प्टो ने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक सिस्टम कहा, दुर्खम ने इसे एक रियल एंटिटी बताया, पर्सन्स ने इसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बोला, जबकि मीड ने कहा कि सोसाइटी लोगों की सिंबल बेस्ड कम्युनिकेशन से बनती है। ओरिजिन के हवाले से आज के सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सोसाइटी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है, बिल्कुल जैसे जानवर ग्रुप बनाते हैं। जब ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और खुराक या प्रोडक्शन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो धीरे धीरे कॉपरेशन, इंटरेक्शन और ग्रुप लाइफ जो है वो डेवलप होती है। यही इंटरेक्शन जब इंसानों तक पहुंचता है तो लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से और ज्यादा एडवांस्ड हो जाता है। यानी असल फर्क ह्यूमन और एनिमल सोसाइटी का वही है कि इंसान सोच सकता है, बोल सकता है और सिंबल्स को समझकर कॉम्प्लेक्स कोऑपरेशन कर सकता है। इस तरह सोसाइटी एक नेचुरल इवॉल्विंग और जिंदा प्रोसेस बन जाती है जो इंसान के लाइफ प्रोसेस के साथ साथ ग्रो करती है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 20 की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का सबसे पहला और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि लाइकनेस, यानी लोगों के बीच एक सिमिलैरिटी के फीलिंग होना। मैक्लोवर के मुताबिक सोसाइटी का मतलब है लाइकनेस। पुरानी सोसाइटीज में ये सिमिलैरिटी फैमिली और ब्लड रिलेशंस पर मबनी थी, जबकि मॉडर्न सोसाइटीज में ये ब्रॉडर होकर नेशनैलिटी और सोशल वैल्यूज तक पहुंच गई है। लाइकनेस के साथ डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी भी जरूरी है, क्योंकि अगर सब बिल्कुल अलाइक हो तो सोसाइटी में इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है? डिफरेंसेस लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर को पॉसिबल बनाते हैं। सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। हर इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन दूसरे पर डिपेंड करता है और कोऑपरेशन के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों के दरमियान म्यूचुअल एक्शंस और रिएक्शन सोसाइटी का फाउंडेशन है। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है और ये कल्चर अगली जनरेशन को ट्रांसमिट होता है। सोसाइटी के कोर ऑर्गन से सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो फैमिली, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन और रिलीजन है, जो हर सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जियोग्राफिक बाउंड्रीज और इंटरडिपेंडेंस भी सोसाइटी की पहचान है। जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि आदमी जो है वो एक सोशल एनिमल है और हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों सोसाइटी के लिए जरूरी है। कॉपरेशन सोसाइटी को मेंटेन करता है और कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस को मजबूत बनाते हैं। हर सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर एज, सेक्स और एफिशिएंसी की बेसिस पर होती है, जो प्रोग्रेस को प्रमोट करती है। और आखिर में सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिज्म, यानी हर सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती। सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज करती है और नए कस्टम्स, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट करती है। इसके बाद टॉपिक नंबर 21 स्टार्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां लोग या ग्रुप्स कॉन्स्टेंटली कॉम्पीट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए। यहाँ सोशल ऑर्डर कॉन्सेंसस से नहीं बल्कि डोमिनेशन से मेंटेन होता है। मतलब पावर उन लोगों के पास होती है जिनके पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज है। अगर कभी कॉन्सेंसस नजर आए तो वो अक्सर तब होता है जब कुछ ग्रुप्स अपने कॉमन इंटरेस्ट के अराउंड यूनाइट करते हैं और अक्सर ये इंटरेस्ट दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि इनइक्वालिटी सोसाइटी का नेचुरल हिस्सा है, क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो अपनी एडवांटेजेस को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल मेंटेन करते हैं। ये लोग अपनी सोशल पोजीशन का यूज करते हैं सोसाइटी के बिलीफ्स शेप करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन और रिलीजन के जरिए, ताकि वो अपने फायदे के लिए दूसरे मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। इस पर्सपेक्टिव के थ्रू स्टूडेंट्स को याद रखना इजी है कि सोसाइटी सिर्फ कॉपरेशन का नाम नहीं बल्कि स्ट्रगल और पावर का भी एरिया है, जहां रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस की जंग चलती रहती है।
ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 22 पे जो कि है टाइप्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है और इसके मेंबर्स मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स में बनते हैं जैसे पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। हर रीजन की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। पंजाब का कल्चर बहुत पुराना है, रिच है और इसे दुनिया का सबसे पुराना कल्चर्स में शामिल किया जाता है। पंजाब के नाम में ना दो सिलेबल्स हैं, पंज यानी कि पाँच और आब यानी पानी, ठीक है? तो पंजाब जो है इन 2 लफ्ज़ों से आया है, मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 दरियाओं वाली ज़मीन। इसमें झेलम, चनाब, रावी, सतलज और सिंध शामिल हैं, ठीक है? पंजाबीज़ मेनली एग्रीकल्चर और बिज़नेस में डोमिनेंट है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 56% पंजाब में रहता है। पंजाबी कल्चर बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल है। लैंग्वेज में पंजाबी और सराइकी पॉपुलर हैं और पंजाबी ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। पंजाबी खाने जो है ना वो स्पाइसी और डाइवर्स हैं। फेमस डिशेस में सरसों का साग, मक्के की रोटी, चिकन कढ़ाई, पुलाव और स्वीट जैसे रसगुल्ला और जलेबी शामिल हैं। ड्रेसिंग में भी ब्राइट और ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होती है जिसे फुलकारी, गरारा, कुर्ता शलवार कमीज और पगड़ी वगैरह। पंजाब के लोग हिस्टोरिकली सेंट्स और फाइटर्स के लिए जाने जाते हैं और लाहौर का कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा है। पंजाब की म्यूजिक और डांस भी कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्राफ्ट्स और हैंडवर्क जैसे एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, टाइल और वुड वर्क पंजाब के रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में पाए जाते हैं। फेस्टिवल्स और फेयर्स बहुत सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे लाहौरी बसंत है, बैसाखी और सूफी उर्स जैसे दाता गंज बख्श और बाबा फरीद के जो उर्स हैं वो वहाँ मनाए जाते हैं। आर्किटेक्चर भी पंजाब का प्राइड है जैसे लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और टैक्सला के एंशियंट साइट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि है टॉपिक नंबर 23 सिंध, बलूचिस्तान एंड केपीके सोसाइटी एंड इट्स कल्चर। सिंध सोसाइटी और कल्चर पे बात करें तो सिंध पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल प्रोविंस है और यहाँ के लोग सिंधी कहलाते हैं। सिंध को मेहरान और बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी हिस्सा रहा है। कैपिटल सिटी कराची है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और फाइनेंशियल हब है। सिंध का क्लाइमेट जो है वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में माइल्ड होता है। सिंधी कल्चर का सबसे पहचान का निशान जो है ना उनका सिंधी टोपी और अजरक है। सिंधी लोग अपनी लैंग्वेज सिंधी बोलते हैं। ड्रेसिंग में लूज कमीज सलवार और अजरक जो है वो कॉमन है और लेडीज के लिए हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस भी पॉपुलर है। सिंधी कुजीन बहुत यूनिक है। फेमस डिशेस में सिंधी बिरयानी, दिल पसंद कड़ी और राइस बेस्ड मील्स ना ये शामिल होते हैं। सिंधी हैंड क्राफ्ट्स भी अपनी खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। म्यूजिक और डांस में सूफी म्यूजिक और हो जमालो डांस जो है वो फेमस है। फेस्टिवल्स में टोपी अजरक डे और सूफी उर्स जो है वो सेलिब्रेट होते हैं। सिंधी पोइट्री का भी बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंस है जिसमें शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई का नाम जो है वो सबसे आगे है। सिंध के लोग हार्ड वर्किंग, हॉस्पिटेबल और पीसफुल होते हैं। बलूचिस्तान सोसाइटी और कल्चर पे बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है लेकिन पॉपुलेशन में कम है। कैपिटल इसका कोयटा है और गवादर पोर्ट की वजह से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है। बलूची कल्चर ट्राइबल और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर मबनी है। बलूची फूड में सज्जी और रोस्टेड लैम्ब फेमस हैं और ड्राई फ्रूट्स भी फेमस हैं। ड्रेसिंग में शलवार कमीज और टर्बन जो है वो कॉमन है और जो खवातीन है वो एम्ब्रॉयडरी और मेटल ज्वेलरी जो है वो पसंद करती हैं। बलोची डांस और म्यूजिक में फोक वायलिन और ड्रम्स यूज होते हैं और डांसेस यूजुअली सर्कल में हो रहे होते हैं, ठीक है। सिब्बी मेला बलोच कल्चर का फेमस फेस्टिवल है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। बलोची पोइट्री और लिटरेचर भी काफी रिच है। इसके बाद पढ़ते हैं खैबर पख्तूनख्वा सोसाइटी एंड कल्चर की तरफ। तो खैबर पख्तूनख्वा जो पहले एनडब्ल्यूएफपी के नाम से जाना जाता था और यहाँ के लोग मेनली पश्तून होते हैं। दूसरे एथनिक ग्रुप्स हजारेवाला और चित्रालीस है। लैंग्वेज में पश्तो डोमिनेंट है और हिंद को और कोहिस्तानी भी बोली जाती है यहाँ पे। लैंडस्केप में स्नो क्लाइड माउंटेन्स, पाइन फॉरेस्ट और ऑर्किड्स है और लेक्स जैसे सैफुल मुलूक, माहौदंद और लुलुसार फेमस हैं।
केपी के सोसाइटी में जेंडर रोल्स काफी ट्रेडिशनल हैं, जहां मेल हेड फैमिली का प्रोवाइडर होता है और फीमेल्स मेनली हाउस होल्ड और बच्चों की देखभाल कर रही होती हैं। केपीके के लोग हॉस्पिटेबल, केयरिंग और बहुत बहादुर होते हैं और अपने गेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं मुकम्मल होता है। मैं आपकी आसानी के लिए इस लेक्चर को भी समराइज कर देती हूँ। तो देखिए, इस लेक्चर में हमने सोसाइटी के बेसिक फीचर्स और टाइप्स को समझा। सोसाइटी का मतलब है लोगों का ऐसा ग्रुप जो कॉमन कल्चर शेयर करते हैं और म्यूचुअल इंटरेक्शंस के जरिए एक यूनिटी बनाते हैं। अर्ली सोसाइटीज जैसे हॉर्टिकल्चरल और पेस्टरल सोसाइटीज क्रॉप्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते थे। फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज ने प्लो और टेक्नोलॉजी के जरिए फूड सरप्लस क्रिएट किया और सिटीज इन इक्वालिटी और स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में मशीन्स और फैक्ट्रीज डोमिनेट हुई, लोग अर्बन सेंटर्स में शिफ्ट हुए और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गई। दुर्फन के मुताबिक सोसाइटी मैकेनिकल और ऑर्गेनिक इन दो टाइप्स की होती है। सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स में लाइकनेस, डिफरेंसेस, इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर और डायनामिज्म शामिल है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक सोसाइटी में रिसोर्सेज और पावर को लेकर इनइक्वालिटी और डोमिनेशन होता है। पाकिस्तान में सोसाइटीज रीजन और कल्चर के हिसाब से डिफरेंट है। पंजाब रिच इन लैंग्वेज, म्यूजिक, फूड, क्राफ्ट एंड फेस्टिवल। सिंध विद अजरक, सिंधी टोपी, सूफी म्यूजिक और यूनिक cuisine। बलूचिस्तान ट्राइबल कल्चर, सज्जी, एम्ब्रॉयडरी और फोक डांसेस। और केपीके पश्तून ट्रेडिशन, माउंटेन्स, लेक्स और हॉस्पिटैलिटी। इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। अगर आपके कोई सवालात हो, कोई फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।